जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। चुनाव आयोग का लगातार एक्शन और सख्ती ममता बनर्जी की टेंशन बढ़ा रहे हैं। टीएमसी वाले कुछ अपनी हदों से निकलने की कोशिश करते हैं, कुछ नियमों के इतर जाने की कोशिश करते हैं, तो वहां चुनाव आयोग का डंडा चल जाता है और चुनाव आयोग की निगरानी में जरा भी इनकी हेर फेर संभव नहीं हो पाती है। चुनाव आयोग ने ऐसी सख्ती की है और ऐसे इंतजाम किए हैं जिसमें पहले तो पुलिस और प्रशासन में सेंध लगाने के मौके इनके खत्म कर दिए कि ना के बराबर स्थितियां बने। दूसरा, अब केंद्रीय सुरक्षा बलों में भी जो कोशिशें हो रही हैं कि वहां सेंध लगाई जाए, तो उस पर भी नकेल कस रहा है। अभी केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती हो चुकी है। 450 से ज्यादा यूनिट आई थी, कंपनियां आई थी। कुल मिला के 2400 आने वाली हैं, जिनमें लगभग 2.5 लाख से 3 लाख के बीच में जवान होंगे और संवेदनशील इलाकों में तैनाती हो चुकी है। लेकिन यहाँ उन जवानों के बीच भी कोशिश हो रही है कि उनमें सेंध लगाई जाए। अभी हुआ क्या है कि केंद्रीय सुरक्षा बलों के 7 जवानों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। चुनाव आयोग ने एक्शन लिया है। ये जवान मुर्शिदाबाद में तैनात थे और चुनाव आयोग को पता चला कि इनमें से 7 जवान जो हैं वो इफ्तार में शामिल हुए हैं। अभी ईद चल रही थी, रमजान चल रहे थे, ईद आई थी, तो इफ्तार भी चल रही थी। इफ्तार के चक्कर में तो हमारे कई नेता पड़े रहते हैं। इफ्तारी में ही खूब तुष्टीकरण होता है, कोई टोपी पहनता है, कोई साफा पहनता है। तो कुछ यही इफ्तारी में यहाँ जब जो केंद्रीय सुरक्षा बल थे उनको भी बुलाया गया और वहां वो जब शामिल हुए तो चुनाव आयोग को इसकी खबर लगी कि भाई यहाँ तो संबंध बढ़ाए जा रहे हैं, लिंक बनाए जा रहे हैं। तो उसके बाद तुरंत उनको चुनावी ड्यूटी से हटा दिया गया, 7 के 7। बल्कि इनमें से 2 जो है वो हिरासत में है, कुछ के ऊपर विभागीय जांच बैठाई गई है और कुछ को वार्निंग दी गई है, लेकिन उन्हें बंगाल में नहीं रखा गया है, बात कर दिया गया है। और चुनाव आयोग इतना सख्त है कि इस मामले को वो अपने ट्रेनिंग मॉड्यूल में शामिल कर रहा है कि इसको एक उदाहरण के तौर पर, एक केस स्टडी के तौर पर आगे बताया जाए ट्रेनिंग के दौरान कि आपको ऐसी चीजों से बचना है, वरना आपकी स्थितियां, आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, इसे बख्शा नहीं जाएगा। होता क्या है कि इन इलाकों में अगर कोई हिंसात्मक गतिविधि करनी है, कुछ गैर कानूनी काम करना है, तो आपके ऊपर सुरक्षा होनी चाहिए, पुलिस की सुरक्षा, प्रशासन की सुरक्षा होनी चाहिए। और फिलहाल पुलिस का काम अभी वहां केंद्रीय सुरक्षा बल कर रहे हैं, तो केंद्रीय सुरक्षा बलों के साथ साठगांठ करने की कोशिश होती है। सबके साथ तो नहीं, लेकिन कुछ के साथ आप संबंध बनाते हैं। अच्छा, आपने पार्टी में बुलाया, उनके साथ बातचीत हो गई, तो क्योंकि वो वहीं तैनात है तो रोज का मिलना जुलना हो गया, उनके जो अधिकारी हैं उनसे मिलना जुलना हो गया, टीएमसी वाले मिल गए, जो इनके बीएलए हैं, जो यहाँ इनकी पार्टी देख रहे हैं, उन्होंने मेल जोल बढ़ा लिया, तो वहां पर उनसे कुछ ढील मिल गई। मौके पर उनका विश्वास जीत लिया, उनको विश्वास जीत लिया तो फिर वो शक कम करते हैं, अच्छा इसका तो आना जाना है, ये है, तो थोड़ा सा भरोसा जीत लेते हो तो वो उतनी आपको पैनी निगाह से नहीं देखते हैं। और कहीं कुछ स्तर पर भ्रष्टाचार भी हो सकता है, लेकिन ये सब तब संभव होता है जब आप उनसे निजी तौर पर मिलते हो। जब आप मिलोगे ही नहीं, अपने कैंप में जाओ, ड्यूटी करो, बाहर उसमें ही रहोगे, तो आपके लिए सब बराबर है। आपको मतलब नहीं है कि यहाँ कौन आपका करीबी हो गया है, कौन नहीं हो गया है। इसीलिए साफ तौर पर मनाही ही है कि ना किसी के घर खाना खाना है, ना कहीं आयोजन में जाना है, ना कोई इस तरह के आपको लिंक बनाने हैं। आप सिर्फ अपनी ड्यूटी पर ध्यान दोगे, इसलिए ये सख्त एक्शन लिया है। ऐसा नहीं है कि बार बार वो शामिल हो रहे थे। एक बार ये इफ्तारी में गए हैं और चुनाव आयोग को जैसे ही पता चला वैसे ही इन्हें ड्यूटी से हटा दिया गया है, ताकि और कोई दोबारा ऐसे हिमाकत ना करे। तो चुनाव आयोग की सख्ती आप देख रहे हैं, सेंध लगाने की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन चुनाव आयोग हर रास्ते को बंद कर रहा है, हर लीकेज को जो है बंद करने की कोशिश में है। वहीं चुनाव आयोग ने सुरक्षा बलों को एक संरक्षण भी दिया है कि वो अगर वहां तैनात हैं और हम उन्हें कार्रवाई करने के लिए कह रहे हैं कि जब जरूरत हो तो निष्पक्ष तौर पर कार्रवाई करें, तो उन्हें संरक्षण भी मिलना चाहिए। इसके लिए चुनाव आयोग ने निर्देश जारी किए हैं पुलिस अधीक्षकों और पुलिस आयुक्तों को कि सुरक्षा बलों के खिलाफ बिना प्राथमिक जांच के कोई एफआईआर नहीं होगी। तात्कालिक रूप से आप तुरंत उनके खिलाफ किसी मामले में एफआईआर नहीं करेंगे। अगर उन्हें किसी स्थिति में कोई कार्रवाई करनी पड़ती है, एक्शन लेना पड़ता है, जिसके कारण विवाद होता है,
तो आप ऐसा नहीं है कि उनके ऊपर तुरंत एफआईआर बना देंगे, हत्या का मामला बना देंगे या कोई जोर जबरदस्ती का मामला कुछ बना देंगे, ऐसा नहीं करेंगे। आप पहले प्राथमिक जांच करेंगे, तथ्यों की पुष्टि करेंगे, उसके बाद ही उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी। बताया जा रहा है कि ये कदम 2021 के एक मामले को देखते हुए लिया गया है। पिछली बार कूच बिहार के शीतलकुची में हिंसा का माहौल था। हालात ऐसे हो गए थे कि सुरक्षा बलों को गोलियां चलानी पड़ी और इस पर तुरंत ही पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर दिया। अब उनके खिलाफ चल रही है जी कार्रवाई, जांच बैठी, मामला अभी कोर्ट में है, तो वो तो लंबे नप गए। इसमें भले ही वो उससे बरी हो जाए, लेकिन एक इनके नाम पर एक एफआईआर दर्ज हो जाती है, उनकी प्रमोशन से लेकर हर चीज पे असर पड़ता है। तो सुरक्षा बलों का मनोबल ना टूटे, उनको किसी बात का डर ना रहे, तो इसके लिए चुनाव आयोग ने संरक्षण दिया है। अब आप समझे कि क्या स्थितियां वहां होती हैं। मतलब जो केंद्रीय सुरक्षा बल का जवान आ रहा है उसको भी डराने की कोशिश होती है कि तुम्हारे खिलाफ यहाँ पुलिस में एफआईआर दर्ज हो जाएगी। जैसे ईडी वालों के खिलाफ इन्होंने विभागीय जांच नहीं, पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली, वो तो कोर्ट ने रोक लगा दी। आप एक अधिकारी के ऊपर एफआईआर होने का मतलब है कि उसके लिए आगे की परेशानियां होना, इसलिए बचते हैं कि कुछ समय की ड्यूटी है तो क्यों फिर हम उस पचड़े में पड़े कि हमारे खिलाफ एफआईआर हो जाए। इनका तो यहाँ पुलिस तो अपना हमेशा के लिए है, लेकिन हमें तो कुछ समय के लिए आना है, इसीलिए उन्हें यह संरक्षण दिया गया है कि ऐसे ही आप एफआईआर दर्ज नहीं कर सकते हैं। तो चुनाव आयोग हर तरह से इस चुनाव को हिंसा मुक्त बनाना और गैर कानूनी गतिविधियों से फुल प्रूफ बनाना चाहता है। और ये पिछली बार के ये जो मनमानियां इनकी है टीएमसी वालों की, वो अब नहीं चल पा रही है, सेंध नहीं लग पा रही है। पहले तो वोटर लिस्ट से मैनिपुलेशन का तरीका खत्म हो गया है, अब दूसरा वहां पर आप अपने लोगों को सक्रिय कर सको, वहां पर बूथ पर कुछ कर सको, अब उसकी भी स्थितियां जो है कम हो गई है। इसलिए ममता बनर्जी को बीजेपी से कहीं ज्यादा बुरा लग रहा है चुनाव आयोग। तो बंगाल पे हमला हो रहा है, बंगाल जीतेगा, फलाना कर लो, ढिकना कर लो, कुछ भी कर लो, ऐसे वैसे बयान दे रही है कि हाँ जैसे बंगाल में ही एक ये काम हो रहा है। भाई चुनाव आयोग तो दूसरी जगह भी है, चुनाव आयोग तो यहाँ घुसपैठियों को वोट देने से रोक रहा है, बंगाल पे कौन सा हमला हो रहा है। बंगाल पे हमला तो आप कर रही हैं। हमला क्या होता है किसी जगह पर, किसी जगह पर हमले का मतलब होता है कि वहां की संस्कृति को मिटा देना, वहां के धर्म को मिटा देना, वहां के लोगों की पहचान को मिटा देना। अब बंगाल में अगर बांग्लादेशियों का कब्जा होगा और वहां पर वही हालात बनेंगे जो बांग्लादेश के बनेंगे, तो असली तो आप मिटा रही हैं बंगाल को। कि वहां पर आज पंडालों पर हमले होते हैं, वहां पर शोभा यात्राओं पर हमले होते हैं और वहां बाबरी मस्जिद बनाई जाती है। आज वहां स्थितियां ये है कि हुमायूं कबीर ये देख रहे हैं कि इतनी मुस्लिम आबादी है तो मैं अकेला लड़ सकता हूं, तो वो अपनी पार्टी बना ले रहे हैं। वो वैसे ही आकर वहां उम्मीद देख रहे हैं, क्योंकि आपने वहां पर ऐसी डेमोग्राफी बदल दी है ममता बनर्जी के उनके कार्यकाल में, पीछे कम्युनिस्ट पार्टियों के कार्यकाल में, कि अब वहां उनकी अपनी पार्टियां खड़ी हो गई हैं। और उल्टा ये इन्हीं को नुकसान कर रहा है ममता बनर्जी को। ये ममता बनर्जी की टेंशन तो इधर भी है। आखिर देखिए, सेक्युलरों का जो काम है ना, वो चलेगा तब तक जब तक यहाँ हिंदू है, वही सेक्युलरिज्म का गाना सुन सकता है। अगर डेमोग्राफी बदल जाती है तो दूसरा पक्ष तो नहीं सुनता। आपने किसी मुस्लिम देश में देखा है कि वहां एनजीओज हंगामा कर रहे हैं, वहां पर सेक्युलरिज्म की बात की जा रही है। ये पाकिस्तान में देखा है, कहने को तो चुनाव उधर भी होते हैं, लेकिन वहां क्या ये सब ड्रामा होता है? ये सेक्युलरिज्म का ड्रामा यही है, क्योंकि हिंदू बर्दाश्त करता है, यहाँ के जो दूसरे धर्म है वो भी बर्दाश्त करते हैं, सिवाय की कुछ एक धर्म को छोड़कर। तो अगर यहाँ डेमोग्राफी बदलती है तो ये जो सेक्युलरिज्म का गाना गाने वाले हैं इनको तो लात पड़ जाएगी। और यही ममता बनर्जी के साथ हो रहा है। आज भस्मासुर की स्थिति है, आपने वहां डेमोग्राफी बदली, आज वही बदली हुई डेमोग्राफी ममता बनर्जी की परेशानी बढ़ा रही है। असदुद्दीन ओवैसी क्या कह रहे हैं? वो आए थे वहां प्रचार करने के लिए, हुमायूं कबीर के साथ गठबंधन हो चुका है और उन्होंने यही कहा कि भाई ईद की नमाज पढ़ने से थोड़ी मुसलमानों का पेट भरता है। ममता बनर्जी के लिए कहा उन्होंने कि आप अगर उनके साथ ईद की नमाज पढ़ लेंगी तो क्या मुसलमानों का पेट भर जाएगा? आप कहाँ थी जब गुजरात दंगे हुए? तब क्या आप ढोकला खा रही थी? उन्होंने ये भी कहा, और ये बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही, कि हमारा लक्ष्य है यहाँ पर अल्पसंख्यकों के बीच से नेतृत्व खड़ा करना और उसके लिए गठबंधन आगे भी काम करता रहेगा। यानी कि ममता बनर्जी उनके लिए मुसलमानों की नेता नहीं है। उनका तो यही मानना है और यही कहते हैं कि भाई होने कुल मिलाकर ये तो हिंदू नेता ही है तो हिंदू ही, जाके तो ये चंडी पाठ भी करती है।
तो ये तो आपको बेवकूफ बनाती है। असदुद्दीन ओवैसी के तर्क यही रहते हैं, वो चाहे बिहार में हो, महाराष्ट्र में हो, बंगाल में हो, यही बात कहते हैं कि ये पार्टियां आपसे सिर्फ दरी बिछाने का काम करवाती हैं कि आप आए, आपके इलाके में आते हैं और आपको कुछ इस तरह की बातें कह देते हैं, आप खुश हो जाते हैं, वोट दे देते हैं, बाद में आपके लिए काम नहीं करते। ऐसा ओवैसी का कहना है। ऐसा नहीं, ये लोग तो अब ओवैसी तो अपने तर्क रखेंगे, लेकिन ममता बनर्जी, कांग्रेस और सपा जैसी पार्टियां तो कुल मिला के मुस्लिम पार्टियां ही हैं। ये तुष्टीकरण के नाम पर धीरे धीरे अब मुस्लिम पार्टियां ही बन गई हैं। लेकिन ओवैसी का तर्क ये है कि आपकी भलाई एक मुस्लिम नेता ही सोच सकता है, जो तुष्टीकरण नहीं करेगा, यानी कि जो दूसरे वर्ग का, यानी कि जो उनको हिंदुओं की जरूरत तो है नहीं ओवैसी को और हुमायूं कबीर को, तो हम सिर्फ आपके लिए सोचेंगे और आप हमें वो ताकत दें ताकि हम जो राज्य में सरकार आए उसको आपकी बात यानी कि आपकी जरूरतें हम उससे मनवा सके, और कल को अगर स्थिति और अच्छी रहती है तो हम सत्ता में आ सके, आपके ही वर्ग से कोई सीएम बन सके। तो ये बातें कहते हैं असदुद्दीन ओवैसी। अब ममता बनर्जी के लिए इन बातों से चुनौती देना, इस बात को पलट पाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ममता बनर्जी को कुछ भी हो तो उन्हें तो हिंदुओं का वोट भी चाहिए। अब पूरी तरह से वो चाहे वो काम उधर के लिए करे, लेकिन मुंह से तो नहीं बोल सकती है। मुंह से बोलने में तो उन्हें थोड़ा तो बैलेंस बनाना पड़ेगा। अब जैसे राहुल गांधी को कुछ तो बैलेंस बनाना पड़ता है, तो इसीलिए यहाँ पर ये फंस जाते हैं और असदुद्दीन ओवैसी और हुमायूं कबीर जैसे नेता इनसे आगे निकल जाते हैं। अब यहाँ ममता बनर्जी के लिए ठीक वही स्थिति है जो राजद के लिए बिहार में सीमांचल के इलाके में हो गई है। असदुद्दीन ओवैसी के आने से 4-5 सीटें वो पिछले 2 चुनाव से जीत रहे हैं। यहाँ हुमायूं कबीर को भी यही लगा कि मुर्शिदाबाद में 60-70% आबादी मुसलमानों की है, 22 सीटें हैं, तो उसमें से ओवैसी के साथ मिलकर अगर कुछ सीटें भी हासिल कर लेते हैं, 10 सीटें भी हासिल कर लेते हैं, तो उनकी राज्य सरकार में कुछ तो भूमिका उनकी हो सकती है, या कुछ नहीं तो पार्टी मजबूत हो सकती है और आगे उसको बढ़ा सकते हैं। तो ममता बनर्जी यहाँ पर ये दोहरी चुनौतियां उनके लिए हैं। एक तो ओवैसी और हुमायूं कबीर पैदा कर रहे हैं, दूसरा उनके पुराने पारंपरिक तरीके अब चुनाव लड़ने के काम नहीं आ रहे हैं। ममता बनर्जी को पास एंटी इनकम्बेंसी का भी जवाब नहीं है, तो फिलहाल वो एसआईआर, चुनाव आयोग के आसपास ही उनका चुनावी कैंपेन चल रहा है। लेकिन जब उनसे बंगाल की स्थिति और बंगाल में उनके काम पर पूछा जाएगा, तब ममता बनर्जी के पास बोलने को कुछ होने वाला नहीं है, घुसपैठियों पर जवाब देने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। तो फिलहाल फंसी हुई है। और उधर चुनाव आयोग पूरी तत्परता के साथ, सक्रियता के साथ पश्चिम बंगाल के चुनाव को हिंसा मुक्त कराने, फर्जी वोट मुक्त कराने में जुटा हुआ है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।